नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे बिल का शोर, चर्चाओं पर जोर। वक्फ संशोधन बिल पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में है और मुस्लिम संगठन के अलावा कई विपक्षी दल इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। सरकार का मत है कि वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार को खत्म करके पारदर्शिता लाने के लिए यह बिल लाया गया है। वहीं विपक्ष का मानना है कि सरकार इस बिल के जरिए मुस्लिमों का अधिकार छीन रही है। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। वक्फ संशोधन बिल पर संसद की मुहर लग चुकी है। पहले लोकसभा से वक्फ संशोधन विधेयक कुछ संशोधनों के साथ पारित हो गया है। दरअसल लोकसभा में चली मैराथन चर्चा के बाद बिल 232 के मुकाबले 288 वोट से पारित हुआ। वहीं बाद में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बिल को राज्यसभा में पेश किया। बता दें कि राज्यसभा में बिल पर चर्चा पूरी होने के बाद देर रात 2 बजे के बाद वोटिंग कराई गई। इस दौरान सत्ता पक्ष बिल पास कराने में सफल रहा। वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े। इस तरह 12 घंटे से ज्यादा की चर्चा के बाद रात करीब 2:30 बजे राज्यसभा से वक्फ विधेयक पारित हो गया। सत्ता पक्ष ने बिल को वोट बैंक की राजनीति से बाहर निकलकर राष्ट्रीय हित की ओर बढ़ाया गया कदम बताया। वहीं विपक्ष ने बिल को संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ करार दिया। बता दें कि चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से कई मौकों पर गहमा-गहमी की स्थिति भी देखने को मिली। बता दें कि राज्यसभा में वक्फ बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने कहा कि इस ऐतिहासिक बिल से किसी एक मुसलमान का नुकसान नहीं होने वाला, करोड़ों गरीब मुसलमानों का फायदा होने वाला है। बिल पास होने के बाद देखिएगा कैसे लोग इसका स्वागत करते हैं। रिजिजू ने इस दौरान विपक्ष पर अटैक करते हुए कहा, हम नहीं मुसलमानों को आप डरा रहे हैं, उन्हें मुख्य धारा से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। CAA का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष ने इसके पारित होने के बाद कहा था कि मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी। क्या किसी की नागरिकता छिनी? बहुत ही साफ तरीके से ये सारे जो आरोप लगाए हैं उसको मैं खारिज करना चाहता हूं। सर, सबसे पहले ये जो वक्फ प्रॉपर्टी होता है, इसका मैनेजमेंट, इसका क्रिएशन और इसका बेनिफिशियरी ये नॉन मुस्लिम के अलावा कोई और हो, किसी के पास हो ही नहीं सकता है। मुस्लिम के पास ही रहेगा, कोई नॉन मुस्लिम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जो प्रावधान किया है बेसिकली ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को, एफिशिएंसी को, ये 3 बड़ा पैमाना है। जवाबदेही तो होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए। तो ये 3 जो व्यवस्था है, ये हमारा पूरा एक्सरसाइज जो है इस पे केंद्रित होता है। जो इन्होंने 2013 यूपीए गवर्नमेंट के संदर्भ में कहा, पूरा का पूरा मिसलीडिंग है, झूठ है। और हम डिमांड करते हैं कि वो ऑथेंटिकेट करें, हम डिमांड करते हैं ऑथेंटिकेट करें। इसीलिए बार बार इन्होंने आरोप लगाए, बार बार इन्होंने भ्रम फैलाया। आप इसीलिए हम भी अपनी बात रखेंगे, कृपया आप भी सुनने का धैर्य रखिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा भी सौभाग्य है कि पिछले सदन में मैं अयोध्या राम मंदिर पर अपने पार्टी का मैंने अपना व्यू, अपने पक्ष रखा और आज वक्फ संशोधन 2025 पर अपनी दल का और विपक्ष की तरफ से अपना पक्ष रखा। और अयोध्या राम मंदिर में भी और आज के वक्फ के संशोधन में भी मेरा एक ही मार्गदर्शक है, वो है भारत का संविधान। भारत का संविधान जो कहता है कि हमारा भारत में हर व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और साथ साथ में यह कहता है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। ये बिल आज इस संविधान के इस जो मूल जो ढांचा है उस पर आक्रमण है और इनकी जो पूरा जो भाषण था वो हमारे संविधान के इस मौलिक अधिकार पर
हमारे संघीय ढांचे पर एक आक्रमण था। आज इस सरकार का इस बिल के द्वारा 4 इनके मूल उद्देश्य। पहला मूल उद्देश्य है कि संविधान को कमजोर करना, टू डाइल्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रपति से मांगा समय। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विधेयक के प्रावधानों पर अपनी चिंता से अवगत कराने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जल्द मुलाकात का समय देने का अनुरोध किया है। इससे पहले कि वो इस बिल पर अपनी स्वीकृति दें, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर SQR इलियास ने महासचिव मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दी द्वारा लिखे गए पत्र की सामग्री का खुलासा करते हुए कहा कि इस अधिनियम में किए गए संशोधन में वक्फ संस्थाओं के प्रशासन और स्वायत्तता से संबंधित महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जो ऐतिहासिक रूप से धार्मिक और धर्मार्थ गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। राष्ट्रपति से मिलने का उद्देश्य हाल ही में पारित विधेयक पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करना है और इसके देश भर में मुस्लिम समुदाय पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा करना है। वक्फ की सबसे ज्यादा जमीन यूपी में। भारत की हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है जो वक्फ की संपत्तियों का नियंत्रण रखता है। 5 राज्यों में वक्फ के पास सबसे ज्यादा संपत्तियां हैं। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। हैदराबाद में भी वक्फ के पास 77,000 प्रॉपर्टीज। हैदराबाद को भारत की वक्फ राजधानी कहा जाता है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में वक्फ के पास करीब 1.2 लाख संपत्तियां हैं। तेलंगाना का वक्फ बोर्ड देश का सबसे अमीर वक्फ बोर्ड है। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, जहां उसके पास करीब 1.5 लाख वक्फ संपत्तियां हैं। कानून बन जाने पर क्या होगा? वक्फ बाय यूजर का होगा खात्मा। वही संपत्ति वक्फ मानी जाएगी जिसे औपचारिक रूप से यानी लिखित दस्तावेज या वसीयत के जरिए वक्फ के लिए समर्पित किया गया हो। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। मुस्लिमों को संपत्ति दान करने के लिए पूरी करनी होगी शर्त। कोई भी मुसलमान कम से कम 5 साल से इस्लाम को मान रहा हो, संपत्ति का कानूनी मालिक हो, तब वक्फ के लिए संपत्ति दान कर सकेगा। 2013 के वक्फ संशोधन में इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया था। अब इसे फिर से लाया गया है। वक्फ करने से पहले महिलाओं को उनका हिस्सा देना पड़ेगा। आदिवासियों की जमीन को वक्फ घोषित करने से पूरी सुरक्षा दी गई है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में पुराने कानून की धारा 40 को हटाने का प्रस्ताव एक बड़ा बदलाव है। ASI की जमीनों और संपत्तियों को सुरक्षा। कलेक्टर को बड़े पैमाने पर मिल जाएंगे अधिकार। कलेक्टर सरकारी संपत्ति की करेगा पहचान। किसी संपत्ति के वक्फ होने या ना होने का फैसला करेगा। विवादों का निपटारा भी कलेक्टर करेगा। सेंट्रल और स्टेट वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की होगी एंट्री। पाकिस्तान में भारत जैसी व्यवस्था। आपको बता दें कि वक्फ को कई देशों में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के तहत रखा जाता है। उदाहरण के लिए तुर्की में इसे फाउंडेशन कहा जाता है और वहां फाउंडेशन डायरेक्टरेट के नाम से मंत्रालय का एक विभाग है। इसके बारे में लिखा गया है कि दानकर्ताओं की इच्छा के मुताबिक भविष्य की पीढ़ियों के लिए फाउंडेशन को बनाए रखना और विकसित करना ही इसका मिशन है। इसी तरह पाकिस्तान में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन इस्लामाबाद और प्रांतीय सरकारों की अलग अलग अथॉरिटी के तहत किया जाता है। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी वक्फ प्रॉपर्टीज एक्ट और हर प्रांत के लिए
वक्फ एक्ट बनाया गया था। वहीं बांग्लादेश में वक्फ की संपत्ति धार्मिक मामलों के मंत्रालय के अधीन आती है। ज्यादातर मुल्कों में वक्फ का नियंत्रण केंद्र सरकार के पास ही है और मंत्रालयों की निगरानी ऐसे विभाग या व्यवस्था काम करती है। इंडोनेशिया में बदन वकाफ इंडोनेशिया नाम की संस्था वक्फ संपत्ति के इस्तेमाल के लिए समुदाय के लोगों का मार्गदर्शन करती है। BWI के पास वक्फ संपत्ति के प्रबंधकों को नियुक्त करने और वक्फ संपत्तियों के लिए योजना बनाने का अधिकार है। ये संस्था सरकार को बंदोबस्ती से संबंधित नीतिगत मामलों पर सलाह भी देती है। इसके सदस्यों की नियुक्ति और बर्खास्तगी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिनका कार्यकाल 3 साल का होता है। वहीं कुवैत में वक्फ और इस्लामी मामलों का मंत्रालय ऐसी संपत्तियों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। कि ये बिल 2025 का नहीं आता अगर 1995 का एक्ट और 2013 के अमेंडमेंट्स नहीं आते। मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को ये बताना चाहता हूं, जब 1995 में ये बिल आई थी और 2013 में जब ये अमेंडमेंट्स आए थे, जो आज भारतीय जनता पार्टी ये क्लेम कर रही है कि कांग्रेस पार्टी ने ये ड्रैकोनियन लॉस लाई थी, कांग्रेस पार्टी ने एक कम्युनिटी को अपीज करने के लिए लाई थी, ये कॉन्स्टिट्यूशन से परे है। ये जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और इसका बेसिस बनाए आज के बिल का, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 1995 में आप क्यों इस बिल का समर्थन किए थे। 1995 में अद्वानी साहब यहां पे थे, मुरली मनोहर जोशी जी थे, सुषमा स्वराज जी थे, अरुण जेटली जी थे, राजनाथ सिंह जी थे, सारे के सारे कंसेंसस के साथ 1995 का वक्फ बिल पास किया था। 2013 में जब ये अमेंडमेंट्स आए थे, जब भी कंसेंसस से पास किया गया था। 1995 में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बंडारू दत्तात्रेय जी ने अपनी बात रखी थी और राज्यसभा में सिकंदर बख्श जी ने अपनी बात रखी थी। अपनी बात रखने के टाइम पे दोनों भी इस बिल का पूरा समर्थन किया था। उसके बाद में लोकसभा में भी उसके बाद में इनके 2009 के मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम रहमान खान कमेटी रिपोर्ट को एग्जामिन करके हम उसको इंप्लीमेंट करने का काम करेंगे। उसी रहमान खान कमेटी के रिपोर्ट के रिकमेंडेशन के बेसिस पे और आज ये जो बार बार कह रहे हैं सच्चर कमेटी रिपोर्ट, जिस कमेटी के रिपोर्ट को इन टोटो इन्होंने खारिज किया था, उनके खिलाफ क्या क्या इन्होंने नहीं कहा था, उस कमेटी के रिपोर्ट के खिलाफ इन्होंने क्या क्या नहीं किया था। हम लोगों ने रहमान खान कमेटी रिपोर्ट और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जब 2013 में अमेंडमेंट्स लाए थे, उस टाइम पे इनके तरफ से लोकसभा में शाहनवाज हुसैन जी, राज्यसभा में मुख्तार अब्बास नकवी जी अपनी बात रखते हुए उन 2013 के अमेंडमेंट को पूरी तरह से सपोर्ट किया था। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर ये ड्रैकोनियन लॉ था, अगर ये किसी एक कम्युनिटी को अपीज करने का मामला था, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के परे थे, तो आपने क्यों सपोर्ट किया था? क्यों कंसेंसस के साथ आपने ये बिल पास करने दिया था? आप 2013 के बाद सर 2014 में ये लोग सरकार में आ गए। 2014 से 2024 तक इनको समझ में नहीं आया कि ये ड्रैकोनियन लॉ है। इनको ये समझ में नहीं आया कि कम्युनिटी को अपीज करने के लिए लाया गया है। 2024 में फिर ये बिल इनको 2024 में इनको याद आ गया, वक्फ बोर्ड ड्रैकोनियन लॉ है, कम्युनिटी को अपीज कर रहे हैं। 2024 में याद आया। क्यों 2024 में याद आया? 10 साल क्यों आपको याद नहीं आया? नेहरू ने कानून बनाकर मुसलमानों को दी जमीनें। नेहरू सरकार ने 1954 में वक्फ एक्ट बनाया था। वक्फ में मिलने वाली जमीन या संपत्ति की देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था बनी, जिसे वक्फ बोर्ड कहते हैं। 1947 में देश का बंटवारा हुआ। वहीं काफी संख्या में मुस्लिम देश छोड़कर पाकिस्तान गए थे। वहीं पाकिस्तान से काफी सारे हिंदू भारत आए थे। 1954 में संसद ने वक्फ एक्ट 1954 के नाम से कानून बनाया। पाकिस्तान जाने वाले लोगों की जमीनों और संपत्तियों का मालिकाना हक वक्फ बोर्ड को दे दिया गया।
वक्फ बिल पर विपक्ष के विरोध की धार कुंद क्यों? वक्फ बोर्ड संशोधन के विरोध के नाम पर विपक्ष के तर्क सटीक नहीं। विपक्ष को सिर्फ इतना ही पता है कि सरकार मुसलमानों को परेशान कर रही है। केंद्र सरकार जिन मुद्दों के आधार पर ये बिल पेश कर रही है, उनका जवाब किसी विपक्षी नेता ने नहीं दिया। किसी ने ये बताने की जहमत नहीं उठाई कि वक्फ बोर्ड की मनमानी के खिलाफ क्या होना चाहिए। विपक्ष ने इस सवाल का उत्तर नहीं दिया कि 39 लाख एकड़ जमीन का फायदा गरीब मुसलमान को क्यों नहीं मिलना चाहिए। आपको बता दें कि विपक्ष का विरोध इस आधार पर था कि ये मुसलमानों की धार्मिक मामलों में अड़ंगा डालता है, पर विपक्ष इस बात को साबित नहीं कर सका कि किस तरह ये विधेयक मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। मुस्लिम नेताओं ने जो तर्क दिए थे इतने सतही थे कि उन पर आम मुसलमानों ने भरोसा नहीं किया। मुस्लिम नेताओं ने कहा कि वक्फ एक्ट में संशोधन नहीं हो सकता, पर जब जनता खुद देख रही है कि एक्ट बना ही था संसद के कानून से और कई बार संशोधन भी हुआ संसद से, तो फिर संशोधन क्यों नहीं हो सकता। विरोधियों ने कहा कि वक्फ अधिनियम संशोधन पर सरकार बात नहीं करना चाहती, पर सरकार ने बताया कि जेपीसी इसलिए ही बनाई गई थी। देश भर के लाखों मुसलमानों से जेपीसी ने बात भी की, जो रिकॉर्ड में दर्ज है। सरकार ने उनके कई सुझावों को स्वीकार भी किया। रही बात गैर इस्लामिक लोगों के बोर्ड में शामिल करने की, तो गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया कि इस तरह की कोई बात नहीं है। बताया जा रहा है कि गैर इस्लामिक लोगों को केवल उस कमेटी में जगह दी जा रही है जिसका काम दूसरे धर्म के लोगों की जमीनों को कब्जे की जांच करना होगा। सामने रखा आपके द्वारा ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया, जिसका विपक्ष का भी बड़ा आग्रह था। कमेटी ने इस पर सुविचारित रूप से अपना मत प्रकट किया। वो जो मत प्रकट हुआ, वो मत फिर से कैबिनेट के सामने गया। कमेटी के जो सुझाव थे, ये भारत सरकार की कैबिनेट ने स्वीकार किए और अमेंडमेंट के रूप में किरण रिजिजू जी लेकर आए। ये तभी होता है जब ये ऑफिशियल अमेंडमेंट कैबिनेट की अनुमोदन के बगैर आता है। मान्यवर, मैं नहीं मानता इसमें कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, और आपका ही आग्रह था कि कमेटी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने। अगर कमेटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं तो ये कांग्रेस जैसी कमेटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमेटी है मान्यवर, जो दिमाग चलाती है। कांग्रेस के जमाने में कमेटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी। हमारी कमेटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है। अगर परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना है तो कमेटी काहे को लिए है भाई। आपको बता दें कि इस बार भाजपा ने वक्फ से जुड़ी अनियमितताओं की जानकारी को ज्यादा बेहतर ढंग से लोगों के बीच पहुंचाया। बीजेपी ने बताया कि वक्फ की संपत्ति का काम गरीब मुसलमानों और विधवा औरतों की सहायता करने के लिए होता है, पर ऐसा हो ही नहीं रहा। इसके साथ ही सरकार ने ये भी साबित किया कि कई लाख एकड़ जमीन से कमाई मात्र 1.5 से 200 करोड़ ही हो रही है, जबकि 12,000 करोड़ तक की कमाई हो सकती है। ये तथ्य सामने लाया गया कि वक्फ बोर्ड कई जगह सैकड़ों एकड़ जमीन का किराया मात्र कुछ हजार रुपए ही ले रही है, जिसमें कई 5 स्टार होटल भी शामिल हैं। इसके साथ ही पिछले मुस्लिम समुदाय को ये बात भी पसंद आई कि बोर्ड में उनके लिए जगह भी आरक्षित की गई है। महिलाओं को भी जगह दिए जाने से आम मुसलमानों के लिए मामला इतना संगीन नहीं हुआ कि उन्हें पत्थर लेकर मैदान में उतरना पड़े। दरअसल वक्फ बोर्ड की करतूतों के बारे में आम मुसलमानों को पहले से ही पता था। वोट बैंक के लालच में अब तक कोई सरकार उसे सामने नहीं ला रही थी। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई सरकार इस भ्रष्टाचार को सामने लाने में कामयाब हुई है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी।